हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में। सीईटी ग्रेजुएशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से समझा जा सकता है। तो चलो एक बार इस टॉपिक के बारे में एक छोटी सी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, बहुत ही आसान है। यहां पे हमने लिखा है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और यहां पे लिख दिया हमने रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, अगर एक एक उदाहरण याद करें तो भी हमारा क्वेश्चन है वह बिल्कुल सही रहेगा। भौतिक परिवर्तन में हमें याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए ये जल है, और जल को अगर हमने अधिक तापमान दिया, 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिया, तो जल है यह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जलवाष्प को अगर हमने तापमान को कम किया तो वापस भी जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी टाइप में जल जो है, इसके तापमान को बहुत कम कर दिया तो यह परिवर्तित हो जाएगा बर्फ में। 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए तो बर्फ में परिवर्तित हो गया, और बर्फ को अगर हम वापस तापमान देते हैं तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है। अब एक पॉइंट देखना, यहाँ पे एक विशेष पॉइंट है। यहाँ पे सीधा सा पॉइंट, तापमान कम करे, यहाँ पे अप करे, यहाँ पे तापमान जो है वह कम करे और यहाँ पे अप करे। अब स्थिति यह है कि देखो, बर्फ है, वापस पॉइंट सुनना, बर्फ जो है इसके तापमान को हमने बढ़ा दिया तो जल में परिवर्तित हो जाएगा, जल के तापमान को बढ़ा दिया तो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जलवाष्प के तापमान को कम कर दिया तो यह जल में परिवर्तित हो जाएगा, और जल के तापमान को कम कर दिया तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुई है। अवस्था परिवर्तन कैसी? जैसे कि ये जो है यह ठोस अवस्था है, यह जो है यह द्रव अवस्था है, और ये जो है यह एक प्रकार की गैस अवस्था है। सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुई। अगर फॉर्मूला देखोगे तो जल का फॉर्मूला है यह भी H2O ही है, बर्फ का फॉर्मूला है यह भी H2O है, और ये जो जलवाष्प का फॉर्मूला है यह भी सेम रहेगा, H2O वाला रहेगा। अब देखिए, यहां हम भौतिक परिवर्तन में क्या करेंगे, तो भौतिक परिवर्तन में कहेंगे कि इसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन होती है, जबकि केमिकल फॉर्मूला जो है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो भौतिक परिवर्तन है यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब बर्फ से जल प्राप्त कर सकते हैं, जल से वापस बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, जल से जलवाष्प प्राप्त कर सकते हैं, जलवाष्प से वापस जल भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। फिर रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण याद रखेंगे कि जैसे कि दूध से दही का बनना। तो देखिए, दूध से दही बन जाता है तो दही से दूध वापस प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। तो ये जो एक ही दिशा में चलने वाला होता है इसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल। तो रासायनिक परिवर्तन है वह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। और सिंपल पॉइंट है, दूध में जो केमिकल है, दूध से दही बन गया तो इसमें केमिकल चेंज हो गए, दही जो है उसमें केमिकल स्ट्रक्चर अलग रहेगी, दूध में केमिकल स्ट्रक्चर अलग रहेगी। या कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक सूत्र पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है और एक पदार्थ से बिल्कुल एक नया पदार्थ बन जाता है, जबकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब चाहे कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ही साधारण पॉइंट है। अब कोई भी पूछ ले कागज का फटना, तो देखो, कागज अगर फटा है तो ये कागज और ये कागज कोई अलग अलग थोड़ी ना होगा, इसका फॉर्मूला अलग थोड़ी ना होगा, सेम होगा। तो कागज का फटना, लकड़ी का टूटना, कांच का टूटना, तो ये सब तो हो गए एक टाइप में भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कौन से है? जैसे लिख दिया कागज जल गया, तो इसमें वो एक केमिकल दूसरे में चेंज हो गया, तो जलना, लकड़ी का जलना, या फिर कह दिए कोई भी पेट्रोल का दहन वगैरह, ये सब हो गया इसमें रासायनिक। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। तो देखो, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना। तो चांदी की बर्तन जो है वह काला होता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है एक प्रकार का, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती का जलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें याद रखें तो ध्यान रखना, ये मान लीजिए कि 100 ग्राम की मोमबत्ती है, ये 100 ग्राम की मोमबत्ती, इसको हमने जलाया, तो मोमबत्ती अगर जलेगी तो ये मान लीजिए 100 ग्राम की मोमबत्ती है, इसमें ये जो 40 ग्राम है यह तो हमेशा के लिए जल जाता है, और ये जलकर यह क्रिया कर लेता है, वायु में उपस्थित अन्य गैसों से क्रिया कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जलता है इसे तो कहेंगे, देखो ये इसके लिए शब्दावली यूज होती है, मोम का जलना होता है। शब्दावली ध्यान रखना, मोम का जलना। और इसमें मान लीजिए 60 ग्राम है, वह वापस पिघलकर हमें प्राप्त भी हो जाता है, आप सभी को पता है। और ये जो प्राप्त हो गया है इसे कहा जाता है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कहा जाता है। और ये वाली जो
प्रोसेस चल रही है, इसे कहा जाता है मोमबत्ती का जलना। अब वापस शब्दावली समझना, अगर शब्दावली है मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मान लीजिए 100 ग्राम की मोमबत्ती को जलाया है, तो 40 ग्राम है वह तो हमेशा के लिए जल गया, तो इसका 40 ग्राम हमेशा के लिए जल गया, इसका तो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। और जो 60 ग्राम हमें प्राप्त हो जाता है, ये जो मोम पिघलता है वो हो जाता है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे दो शब्दावली है, अगर शब्दावली ये यूज करे कि मोम का जलना, जो ये जल गया है यह तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और मोम का पिघलना ये वाला हुआ है, ये एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इससे चाहे तो वापस मोम बना सकते हैं, इस मोम में और इस मोम में केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर शब्दावली ये है कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती में ये भी कार्य हो रहा है, ये भी कार्य हो रहा है, इसलिए मोमबत्ती का जलना जो है वह एक प्रकार का रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर देना है। वापस पॉइंट सुन लो, शब्दावली इतना है कि मोम का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना तो यह भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण होता है। सिर्फ शब्दावली थोड़ी थोड़ी समझ के याद रखनी है, और तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, सिर्फ भौतिक का नहीं होता, तो ये भी क्रॉस है। दूध से दही का बनना, तो बिल्कुल सही पदार्थ है, दूध से दही बनेगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा, तो रासायनिक हो जाएगा, तो ये वाला भी इसका नहीं है। तो पानी में चीनी का घुलना, आप देखिए पानी के अंदर अगर चीनी को घोलते हैं तो इसमें पानी के अणु जो है उसका गुण भी मौजूद होता है, और चीनी के अणु है उसका भी गुण मौजूद होता है, दोनों का गुण मौजूद होता है, तो ये वाला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी के अंदर आप चीनी को घोलोगे तो इसमें चीनी के कण भी मिलेंगे जिसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, और पानी के कण भी मिलेंगे उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, यानी H2 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा देखना है। यहाँ पे पहला प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो ये प्रिज्म है, यहां से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो फिर यह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अब इस अलग अलग रंगों से वापस इनको इकट्ठा किया जाए, तो यहाँ पे वापस इकट्ठा किया जाए, यहाँ पे एक अलग टाइप का प्रिज्म रखा जाए जो कि इकट्ठा करने का काम करता है, तो वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्रॉस है। फिर सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, तो बिल्कुल सब्जी जब पकती है तो वह मुलायम हो जाती है क्योंकि उनमें केमिकल चेंजेज होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये रासायनिक परिवर्तन है। सनी हुई मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना, यानी कि मिट्टी जो है वह गिल्ली मिट्टी है वह सूखती है तो भंगुर हो जाती है, तो ये रासायनिक नहीं होता, ये भौतिक है, तो ये रासायनिक नहीं है। और नमक का पानी में घुलना, तो नमक है जब पानी में घुलता है तो इसमें पानी के अणु भी मौजूद होते हैं, नमक के अणु भी मौजूद होते हैं, तो इनके आपसी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है, तो ये भी भौतिक का होगा, यानी रासायनिक नहीं होगा। तो यहाँ पे रासायनिक का उदाहरण कौन सा होगा, तो इसमें आंसर क्या लगाना है, बी वाला सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण टॉपिक है। संसारण के उदाहरण है, संसारण का मतलब होता है खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, किसी परत का खराब होना है, नष्ट होने क्या कहलाता है, संसारण। तो सिल्वर पर काले रंग की परत का चढ़ना, तो यह बिल्कुल संसारण होता है। तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, यह भी संसारण होता है। लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना या फिर जंग लगना, तो यह भी संसारण होता है। उपयोग तो तीनों ही संसारण, तो इसका आंसर जो है वह डी रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, यानी तापमान को उच्च रखा जाए तो रासायनिक क्रिया है वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। इसका कारण बताया गया है, उच्चतम तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, द्रुत का मतलब तेज हो जाती है। कोई भी पदार्थ उसको तापमान देंगे तो उसमें आणविक गति है वह बहुत तीव्र हो जाएगी, इसीलिए ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया भी तीव्र हो जाती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो कथन और कारण यानी ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर यह ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, तो अब देखो सिंपल पॉइंट है, दूध जो होता है उसका पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। दूध को लगभग आधे घंटे तक 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और फिर उसको अचानक से पूर्णतः ठंडा कर लिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, देखो उसको गर्म करने से इसमें जर्म से वो मर जाते हैं, और तुरंत ठंडा करके उसको स्टोरेज कर दिया जाता है, जिससे कि वापस में जर्म बनने की प्रोसेस जो है वह नहीं होती। तो यहाँ पे है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद में निश्चित समय तक अचानक से उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण। तो इसका आंसर सी सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पाश्चुरीकरण जो है वह किससे संबंधित है, तो दूध से जीवाणु को नष्ट करना या रोगों को नष्ट करने से संबंधित है। तो दूध के निर्जर्मीकरण, जर्मी का मतलब जो जर्म्स यानी रोगाणु,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेम पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? 100 डिग्री से सेल्सियस नीचे नहीं, तो ऊंचाई अगर थोड़ी कहेंगे नॉर्मल ऊंचाई है तो 95 डिग्री सेल्सियस पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी और ऊंचाई गए तो 90 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी और ऊंचाई गए तो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल का जो दाब है वह कम हो जाता है, और वायुमंडल का दाब हो गया तो उबलने का जो बिंदु है यानी क्वथनांक पॉइंट जो होता है वह नीचे की ओर आ जाता है। तो इसका आंसर है वह ए वाला रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है या प्रयोग कब होता है? तो सिंपल आप पॉइंट सुनना, क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के रंगों का मिश्रण करें, जैसे कि लाल रंग ले लिया, पीला रंग, जैसे कि यहाँ पे पेंट वगैरह है तो लाल रंग ले लिया, पीला रंग भी ले लिया, और इसमें मान लो ब्लू कलर भी ले लिया, ये पूरा गोल बना दिया, ये हमको घोल दे दिया। अब इस गोल में अलग अलग करो, लाल को, पीले को, ब्लू को, तीनों को अलग अलग करो। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक हमने कांच का ग्लास लिया और कांच के ग्लास में मेथिल एल्कोहल जो है उसको रख दिया, फिर हमने एक पेपर लिया है और पेपर पे ये वाला जो हमें जो भी घोल दिया है इस घोल को यहाँ पे पेपर में डाल दिया। अब ये पेपर लेकर, फिल्टर पेपर लेकर, इसको फिल्टर पेपर कहा जाता है, तो फिल्टर पेपर लेकर ये घोल को यहाँ पे डाल दिया। अब ये लेकर यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे तो देखो इसमें अधिशोषण होने की जो क्षमता है वो अलग अलग रहेगी, तो यहाँ पे अलग कलर हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग, और तीनों जो कलर है यानी कि लाल, पीला और जो ब्लू है वह तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे है कि क्रोमेटोग्राफी किस तकनीक का उपयोग है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का तकनीक है। इनमें से जो आंसर रहेगा वह डी वाला रहेगा, और साथ साथ में आप भी आंसर देना है, आप भी सोच के रखेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर ज्यादा उचित होगा। रंगीन पदार्थों की पहचान नहीं, इसमें रंगीन पदार्थ जो होते हैं उनका मिक्सचर दिया जाता है, और मिक्सचर का मतलब ये होता है मिश्रण, इसमें से रंगीन को अलग करना यानी कि पदार्थों को अलग करना। इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन पूछा भी गया और आरपीसी ने भी सही आंसर यह डी वाला माना है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो जो ठोस कपूर है उसको हल्का सा तापमान दोगे तो वह सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। और देखिए ठोस जो होता है यह सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ये सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्प को ठंडा करने पर सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। तो यहाँ पे यह ऊर्ध्वपातन होता है, इसमें देखो ठोस से वाष्प और वाष्प से ठोस, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती है, तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। फिर इसके बाद में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाती है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ आदि। इस परिघटना को कहा जाता है, सेम वो पुराने पॉइंट है कि कपूर आदि को इसको खुला रखो तो तुरंत ही यह वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। फिर आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, इन भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो देखो कागज जलेगा तो उसका केमिकल चेंजेज हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। बर्फ का पिघलना, बिल्कुल बर्फ पिघलाते बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा, बर्फ का फॉर्मूला भी H2 और जल का फॉर्मूला भी H2 रहेगा, तो ये भौतिक है। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक है, लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा रहेगा? बी वाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है? तो सिंपल पॉइंट, नई वस्तु किसमें नहीं बनती है? भौतिक परिवर्तन में। तो बताओ भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? तो लकड़ी का जलना, तो जल गए तो नई वस्तु बनेगी, तो यह तो सिंपल पॉइंट है, रासायनिक रहेगा। पानी का भाप में बदलना, पानी का फॉर्मूला भी H2 और भाप का फॉर्मूला H2O, नई वस्तु नहीं बनती, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। तो ये वाला है इसका, दूध से दही रासायनिक है, रोटी का बना ये भी रासायनिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? पहला, इसमें कागज का फटना या काटना, पानी का जमना, लोहे पे जंग का लगना और पानी में चीनी का घुलना। रासायनिक परिवर्तन लिखा है, इसका उदाहरण देखना है। तो देखो कागज अगर फटता है, ये कागज फट गया तो फटने से इसका और इसका केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो ये तो भौतिक है। पानी का जमना, पानी जम जाता है तो बर्फ बनता है, और बर्फ का पानी का फॉर्मूला सेम है, तो ये भी भौतिक होगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है तो इसमें फॉर्मूला बन जाता है Fe2O3, और लोहे पे जंग लगना कौन सा होता है? रासायनिक, इसमें चेंजेज होता है। और पानी में चीनी का घुलना, तो पानी में चीनी घुलेगी तो पानी के अणु मौजूद है, चीनी के मौजूद है, दोनों अपने रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए दोनों का टेस्ट आता है, तो ये जो है यह होते हैं भौतिक।
तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना, तो आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। फिर आगे है, दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही बनेगा हमने पढ़ा है, रासायनिक का परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? बी। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा? अब देखो, जिसमें भी चेंजेज होगा उसको रासायनिक परिवर्तन। यहां पे देख लो, लकड़ी जलती है तो लकड़ी जलेगी तो लकड़ी कोयले में, आदि में परिवर्तित हो जाएगी, राख में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये कौन सा हो जाता है? रासायनिक। बाकी तो सब भौतिक है। देखो, बर्फ जमेगा तो भौतिक है, कांच टूटेगा तो भौतिक, और नमक का पानी में घुलेगा तो भी भौतिक रहेगा। फिर इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा बताओ? तो देखो, सिंपल पॉइंट हमने याद किया था अभी, लोहे पर जंग लगना, ये हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? अब इसमें देखो, दो टाइप की शब्दावली हमें ध्यान रखनी है। अगर भोजन जो है उसको दांतों द्वारा तोड़ा जाता है, तो वहां तक भोजन को दांतों द्वारा तोड़ना, या कहेंगे पीसना, या कहेंगे काटना, वो तो होता है भौतिक। लेकिन अगर शब्दावली यूज की भोजन का पाचन, पाचन का मतलब ये होता है कि जब हमको उसके अंदर लार मिल जाती है, तो यह जो एक अणु है वह अन्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, फिर और अंदर की ओर जाता रहता है, फिर इसमें और अलग अलग गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिलता है, उसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं, उसके माध्यम से ही पाचन होता है। फिर और अंदर जाता है तो पेनक्रियाटिक जूस पाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसके द्वारा भी फिर पाचन होता है। तो यहाँ पे शब्दावली भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह होता है शुद्ध रासायनिक होता है। ध्यान रखना, दोनों नहीं होता, क्या है? रासायनिक। भोजन का दांतों द्वारा तोड़ा जाना यह भौतिक है, लेकिन भोजन का पाचन शब्दावली यूज की गई तो रासायनिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। लगभग अधिकतर क्वेश्चन, लगभग इनमें 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमने देखो अभी कुछ टाइम पहले याद किया था, मोमबत्ती का जलना। अगर शब्दावली है मोमबत्ती का जलना, तो भौतिक और रासायनिक दोनों है। शब्दावली यूज की मोम का जलना, तो वह सिर्फ रासायनिक होता है, और शब्दावली यूज की मोम का पिघलना, तो वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिर्फ शब्दावली का खेल है, एग्जाम में ढंग से इसमें शब्दावली पढ़कर जाना। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब इसमें रासायनिक परिवर्तन देखो तो आप खुद देखोगे तो आराम से पता चलेगा, लकड़ी का जलना यह क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, इसका आंसर वह सी रहेगा। फिर थोड़ा आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है? नहीं, भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? मोम का जलना, तो जल गया तो हमेशा के लिए अन्य गैसेस की जाकर है, तो ये भौतिक नहीं, रासायनिक है। ये भौतिक नहीं, ये कौन सा रहेगा? रासायनिक। जल का, पानी का वाष्पीकृत होना, यानी पानी जो होता है उसका वाष्प में परिवर्तित हो जाना, तो ये बिल्कुल भौतिक है। कागज का जलना ये रासायनिक है, तो इसमें भौतिक नहीं है। और लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। फिर देखिए, इसमें लोहे को पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे को अगर हमने पिघला दिया है तो लोहा लोहे ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि उसका फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो लोहा लोहे ही रहेगा, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो इसका आंसर है वह ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक नई वस्तु बनती है? तो हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही नई वस्तु बनती है। तो यहां पे देख लो किस स्थिति में एक नई वस्तु बनती है? चीनी का पानी में घुलना। चीनी का और पानी का दोनों का गुण मौजूद होता है, इसमें नहीं बनती। पानी का बर्फ में बनना, पानी का बर्फ में होगा तो भी नई वस्तु नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। पानी का भाप बनना तो नहीं है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना में थोड़ा सा यहाँ पे शब्दावली किसमें एक नई वस्तु बनती है? तो मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना होता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मोमबत्ती का जलना अगर होता है तो भी इसमें नई वस्तु बनती है, क्योंकि मोमबत्ती जब जल जाती है तो जो हमने याद किया था मोम का जलना, मोम जब जलता है तो वह CO2 प्लस अन्य में परिवर्तित तो हो जाता है। तो ये वाला इसमें सही रहेगा, क्योंकि नई वस्तु बनती है रासायनिक में, तो मोम का जलना यहाँ पे शब्दावली ज्यादा सही रहेगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, कहना यही है। तो बताओ इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? कागज का जलना। कागज जल गया तो वह कागज जो होता है, पुराने कागज का और जो जलने के पश्चात वाला जो हिस्सा होता है, उन दोनों में केमिकल चेंजेज हो जाएगा या केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और जंग बनाता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहा ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, इसका मतलब जंग बनाता है, और जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो इसका मतलब किस टाइप का है? तो यह हो जाता है रासायनिक होता है। कौन सा होता है? रासायनिक। Fe2O3 से वापस हम लोहे का निर्माण नहीं कर सकते। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे,
कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? कांच जो है वह टूट गया तो वापस देखो कांच है टूटा है, इधर वाला कांच और इधर वाला कांच, इसका क्या फॉर्मूले में कुछ चेंज हो गया क्या? नहीं होगा, कोई नई वस्तु नहीं बनेगी। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हो गया है? भौतिक परिवर्तन। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, भोजन का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? भोजन अगर पक जाता है तो वह एक केमिकल दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो वह हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें देख लो भौतिक कौन सा है? पानी का भाप बनना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? देखो, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना या मोम का पिघलना या रोटी का पकना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? मोम का पिघलना। मैंने आपको पहले बताया था शब्दावली, अगर मोमबत्ती का जलना है तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों लिखना है। सिर्फ है मोम का जलना तो वह रासायनिक होता है, सिर्फ शब्दावली है मोम का पिघलना तो वह क्या होता है? भौतिक होता है। फिर इसके बाद में है रोटी का सड़ना किस प्रकार की है? तो रोटी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, इसका मतलब इसमें केमिकल चेंजेज होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद में कल मिलते हैं। शुक्रिया।